चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन ये देखने के बाद बीजेपी घबरा गई है। जहां से में मत आइए, उनकी सरकार आई तो आरक्षण को हटा। लोगों का जो हक है, हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमानों के लिए कश्मीर एक सिग्नल होती है। यहाँ पे 5-5 लाख वोट ज्यादा गिने गए, कई जगहों पे कम गिने गए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ जो बिहेवियर है, इट्स फुल ऑफ प्रेजुडिस, इट्स फुल ऑफ बायस। जब रिपोर्ट कार्ड में फेल लिखा हुआ है तो उनको कहीं ना कहीं लोगों का दिल बहलाने के लिए कुछ तो बात करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी 24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। बात आज जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर करेंगे। पहले चरण का मतदान बेहद कहें तो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की आवाम घरों से बाहर निकलकर आई, एक जबरदस्त उत्साह पूरा दिन आज लोगों के बीच देखने को मिला। यही कारण है कि 70% से ज्यादा मतदान जो है 24 विधानसभा सीटों पर हुआ है। अमूमन इसे बहुत अच्छा मतदान कहा जाएगा, लेकिन किन किन चुनौतियों के बीच ये मतदान हुआ ये हम समझेंगे। ग्राउंड जीरो पे भी चलेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान खत्म, पहले चरण में हुई जबरदस्त वोटिंग। शाम 5 बजे तक 58.10% मतदान। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 70.23% वोट पड़े। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान संपन्न। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग। कहां कितनी वोटिंग हुई, डोडा की बात करें 69.33, किश्तवाड़ में 70.23, पुलवामा में 43.87, अनंतनाग की बात करें तो 54.17% वोटिंग हुई है। तो काफी अच्छी वोटिंग, लोग सुबह से ही घरों से निकले और पूरा दिन एक जबरदस्त जोश लोगों के अंदर देखने को मिला। रामबन में 67.71, शोपियां में 53.64, राजौरी में 45.78 और डूरू में 57.90% मतदान हुआ है। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की कतारें लगी। 10 साल बाद ये मौका आया था। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ ये मौका आया था जब उन्हें अपनी सरकार को चुनना था और आज लोगों के अंदर एक जबरदस्त उत्साह जोश देखने को मिला। लोग सुबह से ही अपने घरों से निकले, लेकिन कैसा मतदान हुआ, क्या हालात थे, कितना जोश लोगों के अंदर था, ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे सहयोगी फिदा हुसैन अनंतनाग से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुजम्मिल भट्ट पुलवामा से भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों के पास हम चलेंगे। फिदा हुसैन, आपके पास में आऊंगा। फिदा, जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, चाहे अनंतनाग की बात हो, पुलवामा की, शोपियां की, डोडा की, किश्तवाड़ की, हर जगह उत्साह था लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर। क्या ये 10 साल बाद जो मौका मिला उसके कारण ये उत्साह देखने को मिल रहा था या कुछ और आप इसके पीछे देख रहे थे? दो तीन चीजें हैं राजेश। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली बार मैंने भी सुना कि घाटी में, यानी कि अगर हम घाटी की बात करेंगे, घाटी में इतने फीसदी जो वोटिंग है, जो मतदान है वो हुआ है, और वो भी बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के। शायद आज सुबह से ही जब मैंने सुबह महिलाओं के साथ बात की, जिसमें युवा महिलाएं भी थी, उन्होंने कहा कि हमने तो चाय भी नहीं पी है, चाय की चुस्की हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन पहले मतदान केंद्र पहुंचना है, क्योंकि हमने सुना है कि मतदान केंद्र में जब लंबी लाइनें लग जाती है तो उसके बाद हमें 1-2 घंटे बिताने पड़ेंगे, इसलिए हम सुबह जाकर वहां पे अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी ही लाइनें जो है हमने डूरू से लेकर, अगर हम डूरू की बात करेंगे, जो पहाड़ी एक इलाका है, यानी कि हम
हम पहाड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां से सटे जंगल भी है। वहां से लेकर कोकरनाग पहुंचेंगे, कोकरनाग से लेकर अगर हम शांगस पहुंचेंगे, शांगस से पहलगाम और पहलगाम से बिजबिहाड़ा, बिजबिहाड़ा से अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग वेस्ट की बात करेंगे तो वहां पर युवा आज बाहर आए और युवाओं ने कहा हमें अपने मतदान का जरूर इस्तेमाल करना है, हम अपना मत जाया नहीं करेंगे, क्योंकि ये वक्त जो है 10 साल के बाद हमें मिला है, ये मौका हमें 10 साल के बाद मिला है, इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते हैं। अगर हमने ये गंवाया शायद घर में आज खाना नहीं मिलेगा। जब मेरे एक के साथ बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी माता जो है वो कल रात को ही मुझे ये कहती आ रही है कि क्या आपके पास वोटिंग पर्ची मिली है, क्या आपके पास वो पर्ची मिली है, लेकिन सुबह जाके आपको मेरी कसम है अगर आपने वोट नहीं दिया है। ये हालात बनी हुई थी आज। और ऐसा लग रहा था जब मेले में हम जाते हैं, आपने भी कई बार मेले में जाकर अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताया होगा, लेकिन वैसा ही मेला शायद आज यहाँ पर भी सजा था, लेकिन वो मेला जो है मतदान केंद्र के बाहर सजा था। और सभी प्रत्याशी कह रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशियों के साथ बात हुई हमारी 6 बजे के बाद, तो उन्होंने कहा कि जीत हमारी पक्की है। अब हारेगा कौन, जीतेगा कौन, ये तो लोगों ने फैसला सुनाया। अब वो कैद हो चुका है, उनको तो स्ट्रांग रूम में अभी जो है पहुंचाना शुरू हो गया। उसके बाद जब यहाँ पर 8 को जब फैसला आएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आज यहाँ की जनता जीत गई है, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जीत गई, उनकी ये जीत है। मैं ये आपको निश्चित तौर पे बता सकता हूँ कि ये उनकी जीत है, क्योंकि लोग कहते थे कि यहाँ पे चुनाव होने चाहिए और आप चुनाव करके दिखाइए, देख लीजिए फिर कि हम कितना जोश और जज्बा लेके मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। और जब हमने रात भर रैलियां देखी, पहली बार मैंने भी जब से मैंने शुरुआत किया है यहाँ पे पत्रकारिता में, जब से मैं आया हूँ तब से मैंने पहली बार देखा कि रात के समय में भी यहाँ पे जनसभाएं होती थी और ऐसे ऐसे गाने बनाए थे, ऐसे ऐसे तराने बनाए थे सभी प्रत्याशियों ने कि जैसे उन्होंने उस पे 2 महीने लगाए हुए हो। लेकिन अब जहाँ पे जनता ने फैसला सुनाया है, जनता ने किसको फैसला सुनाया है किसको नहीं सुनाया है, लेकिन जीत आज अवश्य यहाँ की जनता की हुई है, क्योंकि जनता मालिक है। हम ये नहीं कह सकते कि जनता मालिक नहीं है। जिस तरह से प्रत्याशियों ने हाथ जोड़े, जिस तरह से प्रत्याशियों ने कहा कि आप हमें एक मौका दे दीजिए, क्योंकि हम बार बार आपको ये कहते आ रहे हैं कि जहां पे आप हमें मत देंगे तो उसके बाद जो भी आपके काम होंगे, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आपकी सड़कें हो, चाहे वो स्वास्थ्य के हवाले से हो, चाहे वो पीने के पानी के हवाले से हो, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, हम आपके काम जरूर करेंगे। एक बार फिर लोगों ने जो है वो विश्वास किया है, एक बार फिर अपने प्रत्याशियों पे। लेकिन बिल्कुल लोकतंत्र की जीत हुई है राजेश। जी फिदा मैं फिर आता हूँ आपके पास। मुजम्मिल भट्ट मेरे सहयोगी पुलवामा से मेरे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया मुजम्मिल। पुलवामा में कैसा माहौल था? काफी उत्साह आज हमें देखने को मिला तमाम जगह पर। पुलवामा बेहद संवेदनशील जगह, लेकिन लोगों के अंदर कितना उत्साह था? पूरा दिन आपने वोटिंग देखी है, तमाम पोलिंग बूथों पर आप गए हैं, ग्राउंड जीरो पर आपने देखा है, कितना उत्साह? क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज आई है वाकई में वो बहुत अच्छी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए, चाहे अर्बन या लोकल बॉडी में देखा जाए, तो हर जगह पे लोग उत्साह में थे। सुबह सुबह बिल्कुल 6:30 बजे ही घर से निकले थे और यही कह रहे थे कि फिर हमको काम पे जाना है, लेकिन सुबह सुबह अपना वोट डाल के हम फिर काम पे निकलेंगे। लेकिन रात को ही लोगों ने तय किया था कि हम सुबह सुबह निकलेंगे और वोट अपना कास्ट करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ भी पहाड़ी एरिया पड़ता है, चाहे संगरवनी हो, ऊपर बहुत ऊपर वाला बेल्ट पड़ जाता है, जहां पे ये सुबह सुबह लोग निकले थे। और चाहे अर्बन या दूसरी जगहों की बात करें तो हर जगह पे सुबह सुबह लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। लेकिन दिन में कुछ फर्क तो आ गया था, लेकिन 4 बजे के बाद वैसी कतारें फिर देखने को मिली और लोग काम अपना खत्म करके भी पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे थे और अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहे थे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर फिदा ने बताया उसने बताया कि बच्चे से लेके मतलब जहां तक जिनको वोट देने का हक है, 18 उम्र 18 की जो जिनकी उम्र 18 हो, तो वहां से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक भी यहाँ पे वोट डालने के लिए आए थे।
तो हर जगह पे यही देखने को मिल रहा था। लेकिन कहीं पे भी ये सुबह सुबह की अगर बात करें तो सुबह चाय पीने के बगैर भी लोग आए थे। उनका यही कहना था कि चाय बाद में भी पी सकते हैं, लेकिन पहले अपना वोट कास्ट करेंगे, फिर हमने काम पे भी निकलना है, बाकी जगहों पे भी जाना है। हर जगह पे भी यही देखने को मिल रहा था। अभी हम स्ट्रांग रूम के बिल्कुल बाहर है। जो पोलिंग स्टाफ था, पोलिंग स्टाफ कहीं कहीं पे ऐसी भी सूरत हाल बनी कि अंदर लाइनें बनी हुई थी, जब पोलिंग बंद करनी थी तब भी लाइनें बनी हुई थी। लेकिन सीधे ईसीआई की गाइडलाइंस ये है कि जो अंदर अभी कतारें बनी हुई है, जब तक वो कतारें खत्म नहीं होगी उसके बाद ही आप मतदान बंद कर सकते हो। उसी हवाले से अगर देखा जाए, पुलवामा में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हर जगह पे अपना वोट जो है कास्ट किया। दो पॉइंट मुझे थोड़े से आपसे समझने होंगे। एक तो मुझे ये समझाइएगा कि किस पार्टी को वोट दिया हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कौन से मुद्दे थे, आप क्योंकि लोगों से मिले, आपने मतदाताओं से बात की, कौन से मुद्दे थे जिसके लिए सुबह ही बिना नाश्ता किए जम्मू कश्मीर का वोटर घरों से निकला? वो कौन से मुद्दे थे जिसपे मतदान पड़ा? और स्ट्रॉन्ग रूम की आपने बात की, तो आजकल एक नया चलन हिंदुस्तान में हो गया है कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तमाम पार्टी खुद अपने कैडर्स को खड़ा करती है और उन्हें तैनात किया जाता है। तो क्या जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा चलन देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको रजत बताना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ जैसे ही जो स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ जो ईवीएम में जाती है, बिल्कुल बाकायदा तौर पे वहां पे लीडर्स मौजूद होते हैं। जब उनका साइन होता है तभी वो अंदर एंटर हो जाती है और फिर लॉक हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से हमने लोगों से भी बात की और लोगों से पूछा कि किस हाल में आपने वोट डाला और किस रिगार्डिंग आपने वोट डाला, लोगों का यही कहना था कि जो हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करो या एजुकेशन सेक्टर की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, उस लिहाज में हमने वोट डाले। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस टाइम पर बेरोजगारी जो बढ़ गई है वो भी एक मुद्दा बना हुआ है कश्मीर में। और खास तौर पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पे भी ये बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। लेकिन लोगों का ये भी कहना था, हमने आज सड़क और पानी के लिए वोट नहीं डाला, क्योंकि सड़क और पानी हमारा खुद ब खुद ये एक डोमेन है, बनाना है, गवर्नमेंट को बनाना है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम पे नहीं बना हुआ है, चाहे हॉस्पिटल्स का करे या एजुकेशन डिपार्टमेंट का करे या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं बना हुआ है, उसके लिए हमने वोट डाले। जी चलिए, शुक्रिया आपका मुजम्मिल भट्ट मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिदा हुसैन, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आपको बता दें कि बेहद पहला चरण था लेकिन बेहद सफल रहा। जिस प्रकार से लोग घरों से निकले और अपने मत का इस्तेमाल किया वो काबिल तारीफ था, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी अच्छी आई है जम्मू कश्मीर से। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहले चरण में 24 सीटों पे जो जम्मू कश्मीर में मतदान हो रहा था वो संपन्न हो चुका है और जो मतदान प्रतिशत आया है, वोटिंग परसेंटेज जो सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली, बेहद सरप्राइजिंग है, क्योंकि बहुत अच्छा परसेंटेज सामने आया है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान में। मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा और पुलवामा में सबसे कम वोटिंग हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। मतदाताओं में पूरा दिन उत्साह देखने को मिला। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा तो पुलवामा में सबसे कम वोटिंग देखने को मिली है। कड़ी सुरक्षा के बीच पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अनंतनाग और पुलवामा से में हम अपने सहयोगियों से बात कर चुके हैं। अब मोहम्मद आसिफ शोपियां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद आसिफ के पास चलेंगे। मोहम्मद आसिफ, शोपियां में किस प्रकार का पूरा दिन माहौल रहा? लोगों के कौन से मुद्दे थे जिन पर वो घरों से बाहर निकले? 10 साल बाद सरकार को चुनना था, अपनी मनपसंद सरकार को चुनना था। कितना उत्साह और क्या तमाम जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई? क्या कुछ जानकारी मोहम्मद आसिफ? बिल्कुल, सुबह 6:30 बजे ही, क्योंकि 7 बजे से पोलिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन 6:30 बजे से हमने देखा कि लोग जो है बड़े जोश खरोश से घरों से बाहर निकले। जवान, बुजुर्ग, औरतें जो हैं वो घरों से बाहर निकले, क्योंकि 10 साल के बाद पहली मर्तबा असेंबली इलेक्शन हुए हैं। 2014 के बाद की अगर बात करें तो 2024 में तकरीबन 10 साल का अंतर रहा और इन 10 सालों में कहीं तब्दीलियां भी हुई, लेकिन लोग जो है
जोश खरोश से जो है कोई बड़ा इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जो है बड़ा इलेक्शन देखने को मिला है और जोश खरोश से लोग बाहर निकले, अपना मतदान करने के लिए निकले। और आप जानते हैं कि तकरीबन पहले फेज का जो इलेक्शन हुआ इसमें 23 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है अपना वोटर्स थे, जिसमें 5 लाख नौजवान भी थे और 1,23,000 जो थे वो पहले वोटर्स जिन्होंने अपने वोट कास्ट किया। हमने मुख्तलिफ जगहों पे हम गए, मुख्तलिफ एरियाज में, बूथर्स में या पोलिंग स्टेशन पे हम गए तो लोगों से भी बात की, नौजवानों से भी बात की। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों का जो रुझान है वो डेवलपमेंट की तरफ है, लोगों का रुझान जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ है। लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बने और जो बेरोजगारी की शरह है उसको कम किया जाए, नौजवानों को रोजगार फ्रेम किया जाए। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी इत्मीनान बख्श जो है इंतजाम किए गए थे जिला इंतजामिया की तरफ से, या पुलिस, CRPF, ITBP तमाम इंतजाम किए गए थे और हर जगह पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और ITBP के जवान जो है वो तैनात किए गए थे। अच्छी तरह अच्छे माहौल में जो है जिला शोपियान में पोलिंग जो है इख्तिताम पजीर हुई। जी बस एक छोटा सा सवाल मोहम्मद आसिफ, क्या ईवीएम जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंच चुकी हैं? क्या उन्हें रख दिया गया है? क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, जिला शोपियान की बात करें तो शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी और जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों में तकरीबन जो है ईवीएम जो मशीन्स वगैरह है वो वापस जो है डिस्पैच की जा रही हैं और हर जगह पे अगर पोलिंग की शरह देखें, शोपियान में तकरीबन जो है 53% जो है पोलिंग की शरह रही है। और इस वक्त जो है बाकी एरिया से जो जैनापुरा, क्योंककि जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जिसके हेडक्वार्टर से काफी दूर है, दूर दराज इलाकों में, क्योंकि 251 पोलिंग बूथ्स थे जिसमें 122 शोपियान में थे और 129 जो है वो जैनापुरा में थे। तो आप धीरे धीरे जो है वापस जो है अमला आ रहा है और डिस्पैच यहाँ पे कुछ देर बाद जो है, हालांकि कुछ गाड़ियां पहुंची हैं DC ऑफिस और डिस्पैच हो रहा है, वापस जो है रिसीव की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान कैप्टन अनिल गौड़ सर भी जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। कैप्टन अनिल गौड़ सर, इम्तिहान था, इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान था, उससे बड़ा इम्तिहान कहें तो जम्मू कश्मीर की आवाम का था, वहां के प्रशासन का था और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक इम्तिहान था कि क्या 370 के बाद शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव जम्मू कश्मीर में हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। और जिस प्रकार से हमने डोडा किश्तवाड़ के आसपास पिछले कुछ दिनों में मिलिटेंट अटैक देखे, पुलवामा में हमने एनकाउंटर देखे, तो उसके बाद यही लग रहा था कि क्या सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा। लेकिन जो आज जिस प्रकार से मतदान हुआ, जिस प्रकार से लोग घरों से निकले और जो पोलिंग परसेंटेज सामने आया, वोटिंग परसेंटेज सामने आया, वो बेहद तसल्ली देने वाला था, चौंकाने वाला था। कैसे आप देखेंगे लोकतंत्र की एक बड़ी जीत जम्मू कश्मीर में सर? राजेश जी, जय हिंद, नमस्कार। ऐसा है, देखिए ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो है एक, मैं कहूँगा इतनी देर के बाद, 10 सालों के बाद जो इलेक्शन हो रहा है, ये लोगों की उम्मीद जो थी, जो पंचायत के बाद DDC इलेक्शन वगैरह की, जो ब्लॉक DDC की इलेक्शन हुई, उसके बाद का जो एक उत्साह था, और उसके बाद उन्होंने देखा था कि जब पार्टिसिपेट करो आप इलेक्शंस के अंदर, किस हिसाब से डेवलपमेंट और जो बाकी मुद्दे हैं जो आम लोगों के हैं वो किस तरीके से हल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये लोगों के जहन में ये था कि भाई देखिए कि हमें वोट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए वोट देना है। क्यों? क्योंकि लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो दुखी हो गए थे 90 से दशक से, आपको देखा 87 से जब वो रिगिंग हुई, उसके बाद में जो टेररिज्म हुआ, उसके अंदर खून खराबा हुआ, उससे सारे के सारे दुखी थे। और उन्होंने कहा ठीक है, हमने अपना जो नुमाइंदा चुनना है, अब वो किसको चुनेंगे वो 8 तारीख को पता लग जाएगा, और उन्होंने किसको वोट दिया। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी, देखिए ये जो टेररिस्ट वगैरह थे, जो ये जो 30-40 टेररिस्ट हैं अभी भी यहाँ पे सक्रिय है इस इलाके के अंदर, इनका तो हमें इतना उम्मीद थी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो हमारा पूरा बंदोबस्त था
उस सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पेनिट्रेट करके, जो ग्रिड सिस्टम बना हुआ है उसको पेनिट्रेट करके ये नहीं कर सकेंगे कुछ भी। क्यों? क्योंकि अगर वो आते भी करने के लिए कुछ, तो वो पोलिंग बूथ्स वगैरह या और जो इलाके हैं उससे पहले ही मारे जाते हैं। और जैसे आपने पीछे भी देखा कि हाल के ये पिछले दिनों में किस हिसाब से एनकाउंटर चल रहे हैं और किस हिसाब से सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, तो ये मैं कहूँगा एक बहुत गवर्नमेंट को एक बहुत ही मैं कहूँगा शाबाशी वाली बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए शाबाशी की बात है कि उन्होंने ये जो इलाका है, क्योंकि ये जो पहला फेज था जो हमारा पोलिंग का, उसमें डोडा, ये किश्तवाड़ और साथ में जो चौबैया अनंतनाग के इलाके थे, उसके अंदर जो है जो मतलब कहते थे हॉटस्पॉट थी टेररिज्म की, उसके अंदर जो है पीसफुल पोलिंग हुई है और तकरीबन जैसे आपके रिपोर्टर बता रहे थे 53 से 60% के करीब वोटिंग हुई है। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है इलेक्शन कमीशन की, सिक्योरिटी फोर्सेस की और गवर्नमेंट की, और साथ में लोगों की जो निकल के आए हैं। लोगों के जो है अपना वोट देना, जो अपना हक है, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आपने देखा पीछे कैसे होता था 4% 5% के ऊपर लोग जीत जाते थे। अब जो है उनको जो जीतने जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनको भी लगता है कि हमें भाई लोगों के सामने जाके कुछ प्रॉमिस करना है, कुछ बताना है, हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक पे है। तो ये जो चीज है मैं कहूँगा आज का दिन जो है बहुत ही एक मुबारकबाद का दिन है जम्मू कश्मीर के लिए भी और पूरे देश के लिए और गवर्नमेंट के लिए स्पेशली, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने ये तरीका पूरा का पूरा अपनाया और किस हिसाब से सफल पूर्वक बिना किसी हादसे के ये इलेक्शन हुआ है, मैं कहूँगा ये पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर हो रहा है इस हिसाब से कि आपका फ्री विल और फ्री वोट जो है आप जाके वहां पे बूथ के अंदर अपना वोट डालिए और आइए, और आपको पता है कि मेरा वोट जो है वो वहीं का वहीं है। जी, एक करारा तमाचा कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम ने पाकिस्तान के मुंह पर भी मारा है सर, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इस कोशिश में था कि एक सफलतापूर्वक चुनाव यहाँ पर जम्मू में कश्मीर में ना हो पाए। तो क्या उस लिहाज से भी हम देख सकते हैं कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम आगे निकल चुकी है, जो पाकिस्तान की सोच है उससे बहुत आगे जो है अब हमारे देश के नागरिक निकल चुके हैं सर। राजेश जी बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए ये जो देश के हमारे जो स्पेशली मैं कहूँगा कश्मीर का अवाम जो है वो 2019 के बाद में उसके अंदर एक सी चेंज आया थॉट प्रोसेस का, क्योंकि जो 2019 से पहले था जो 370 जब तक था तो एक थॉट प्रोसेस में एक मैं कहूँगा रुकावट थी उसके अंदर। वो लगता था उनको, वो लगता था कि वो भारत का अंग नहीं है। वो बार बार ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसके अंदर यही उठाते थे कि देखिए जी हमने तो रायशुमारी करानी, हमने तो ये कराना है, हमारा तो विलय नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ। जब आर्टिकल 370 हटा, 35 से हटा, तो लोगों को पूरा का पूरा एक कहते हैं ना आईना सामने आ गया कि भाई वो जो धुंधली सी थी, जो खिड़की के ऊपर जो शीशे के ऊपर धुंध पड़ी थी उस पूरी साफ हो गई और उनको पूरी पिक्चर क्लियर आ गई कि उनको पता लग गया कि नहीं हम भारत के अंग हैं और भारत का अटूट अंग है ये, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो सारे पॉलिटिशियंस कहते थे ये अपने फायदे के लिए कहते थे, और ये खून खराबा जो कराया है और इतने लोग जो है कश्मीर का अवाम और यूथ जो मरवाया है ये इन्होंने सिर्फ अपने के लिए मरवाया। और पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा तो पूरा का पूरा मैं कहूँगा बलून पूरा फट गया है, क्योंकि उसके अंदर आप देखिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसके अंदर लोग तो फौज के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो तो कह रहे थे आपके जैसे चैनलों में सब में आ रहा था कि वो तो कह रहे थे कि जी जो फौज की वर्दी में जो दहशतगर्द है, इसका मतलब वो तो फौज के खिलाफ भी खड़े हो गए। अब वो सारा का सारा जो हमारे कश्मीर के अवाम है उसको पता लग गया। जम्मू का अवाम तो आपको पता है वो तो वैसे ही नेशनलिस्ट था, उसके अंदर तो कोई ऐसी थी नहीं बात, पर जो थोड़े बहुत लोग थे अभी भी बीच में हैं जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर हैं वो जो है उनको भी पकड़ रहे हैं। वो कोई ज्यादा देर चलेंगे नहीं, क्योंकि जब एक बार अवाम खड़ा होता है, देखिए पंजाब के अंदर जब मिलिटेंसी थी तो मिलिटेंसी कैसे खत्म हुई थी वहां पे, क्योंकि अवाम खड़ा हो गया था उसके खिलाफ। और जैसे ही कोई कहीं पे छुप रहा था, अब जैसे कश्मीर में हो रहा है कि जैसे कोई कहीं छुप रहा है या कोई दिखता है तो इमीडिएटली इत्तला पुलिस को मिल जाती है और वो वहां से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करके उसको या तो अरेस्ट कर लेते हैं, अगर अरेस्ट नहीं होता तो उसको मार देते हैं। अब पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था सबसे बड़ा मैं कहूँगा एक तमाचा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर। अच्छा, क्योंकि जिस हिसाब से
पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है आज तक कि भाई ये तो जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसके अंदर तो लोग जो है वहां पे तो हाहाकार मची है जी, मुसलमानों को कुचला जा रहा है जी, मुसलमानों को अपना हक नहीं दिया जा रहा जी। ये सारा का सारा एक तमाचा है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, और लोगों ने बता दिया पाकिस्तान को कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखल मत दें, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हिंदुस्तान के साथ ही हमारा जीना मरना है, पाकिस्तान का इसमें कोई हक नहीं है। और पाकिस्तान की ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भी मिलना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, और ये जो हमारे यहाँ लोग हैं ये भी कहते हैं कि जी हमारा जो पूरा जम्मू कश्मीर जो था, जो 47 से पहले, वो पूरा का पूरा बनाया गया और पूरा का पूरा इकट्ठा हो और उसी के साथ जो है हमारी जो है पूरे जो आबादी है वो सुख मतलब कि अपना सूक्ष्म और अच्छी तरीके से आगे को चले। ठीक सर, एक पॉइंट और मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अवाम, नो डाउट इसमें कि बहुत क्रेडिट अवाम को जाता है, भारत सरकार को क्रेडिट जाता है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने काम वहां पर किया, कई इनकाउंटर वहां पर हाल ही में किया, और जिस प्रकार से ग्रिड को मजबूत किया ताकि कोई भी आतंकी या देशद्रोही जो है वो पोलिंग बूथ तक ना पहुंच पाए, उनके नापाक मंसूबे जो हैं वो कामयाब ना हो पाए, इसके लिए क्रेडिट उनके लिए भी सर। देखिए, जितना भी हम सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जितना भी हम उनके शुक्रगुजार हों उतना ही कम है। इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारी ने 90 के दशक से जब से ये टेररिज्म पाकिस्तान ने फैलाया है, इसके अंदर एक मैं कहूँगा ह्यूमन सर्विस की है, पूरा अपना जो है सारा का सारा इन्होंने झुलस दिया इसके अंदर टेररिज्म को मिटाने के लिए। और आज भी अगर सक्सेसफुल पोलिंग हुई है, सक्सेसफुल वोटिंग हुई है और बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी डिस्ट्रप्शन के, ये सारा का सारा श्रेय जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जाता है, जिन्होंने जिस हिसाब से एक पूरा एक ग्रिड बना के और जिस हिसाब से एक पूरा सुरक्षा कवच दिया है, मैं कहूँगा कि ये सराहना है। और इसके अंदर बड़ी शहादतें दी है इन्होंने, बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, और इनके लिए जितना भी देश में कहूँगा हम जितना भी इनको हम नमन करें उतना ही कम है। और इन लोगों के लिए आप देखिए जिस हिसाब से ये दिन रात जो है वहां पे खड़े होके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई इनको फिक्र नहीं है कि दुश्मन के आगे कि कहां से टेररिस्ट कहीं निकलेगा। उन्होंने ये इतना अंदाजा करके पूरा का पूरा इस हिसाब से कर दिया है कि कोई भी आदमी अगर इसको डिस्टर्ब करने के लिए आएगा तो वो मारा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो और ऐसा देखने को भी मिला सर, जिस प्रकार से आज सफलतापूर्वक चुनाव हुआ, जिस प्रकार से लोग घरों से निकले, उनके अंदर एक विश्वास था कि अगर हम पोलिंग बूथ तक जाएंगे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन शुक्रिया आपका कैप्टन अनिल गौड़ सर, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में बेहद पहले चरण का जो मतदान था बेहद सफलतापूर्वक तरीके से हुआ है। जो वोटिंग परसेंटेज आई है वो बहुत अच्छी है, 60-70% वोटिंग होना बहुत अच्छा माना जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार डोडा और कुलगांव भी चलेंगे, वहां भी समझने की कोशिश करेंगे कौन से मुद्दे थे और कितना लोगों के अंदर उत्साह था पहले चरण के मतदान के लिए, क्योंकि आज का जो मौका था वो 10 साल बाद उन लोगों को मिला था। छोटा सा ब्रेक, जब का स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि पहले चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में संपन्न हो चुका है। 24 विधानसभा सीटों पर मतदान था। तो 10 साल बाद जो है अवाम को मौका मिला था। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, पहले चरण में लोगों ने रचा इतिहास, लोगों ने बढ़ चढ़कर किया मतदान। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने पाते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। पहले चरण में लोगों ने इतिहास रच दिया। जम्मू कश्मीर में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा तो पुलवामा में सबसे कम वोटिंग हुई है। मेरे सहयोगी डोडा से वसीम गट्टू मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा वसीम का रुख करेंगे। वसीम, डोडा में वोटिंग परसेंटेज कैसी रही, लोगों के अंदर कितना उत्साह था? क्योंकि अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां में हमारी बात हुई तो वहां तो लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
और लोग सुबह से चाय पीने से पहले लोग घरों से निकल आए थे वोटिंग के लिए। और डोडा में कितना उत्साह था? देखिए लगभग 6 बजे हम सुबह पोलिंग स्टेशन पे जब पहुंचे और हमने देखा लंबी लंबी कतारों में लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो टाइम आएगा और हम अपना वोट कास्ट करेंगे। और जज्बा और जुनून लोगों में तो काफी ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि जब हमने लोगों से बातचीत की उनका मानना है कि लगभग 10 साल के बाद इस तरह का हमें मौका मिला, हम अपने एमएलए को चुनेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और इलाकों के अंदर जिस तरह से अभी भी आप मानते हैं कि हिली एरियाज माना जाता है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बिजली पानी सड़क उसके अलावा भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो लोगों ने जिस तरह से अब फैसला लिया कि हम जब अपना वोट कास्ट करेंगे वो इन्हीं मुद्दों को लेके होगा जो बेसिक फैसिलिटीज इलाकों के अंदर इस पहाड़ी इलाके के अंदर नहीं है। लोगों में जज्बा जुनून देखा गया, अरेंजमेंट्स काफी अच्छे देखे गए। पूरे शहर के अंदर जो भी पोलिंग स्टेशन था हम वहां पे पहुंचे, महिलाओं से बातचीत की, यूथ से बातचीत की। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह था कि जो इसके कैंडिडेट्स थे यानी कि 52 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो वहां के जो कैंडिडेट्स हैं जिसमें अब्दुल मजीद वानी जो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत गुलिस्तान न्यूज के साथ की। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्शन लड़ने का मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, किस तरह से हम बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं। वहीं पे खालिद नजीब सोहरावर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जो 52 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने जा रहे हैं, उनसे भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने भी अलग अलग मुद्दों पे हमसे बात की। यानी कि जो कैंडिडेट्स थे वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे। उनका मानना था कि इस तरह का मौका लगभग 10 साल के बाद हमें दिया जा रहा है। तो इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं। मेरे ठीक पीछे डिप्टी कमिश्नर डोडा का ऑफिस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। अगर हम बात करें अभी तक जो आंकड़ा हमारे पास पहुंचा है, जो 5 बजे के करीब हमारे पास आंकड़ा आया था, जो 51 कॉन्स्टिट्यूंसी भद्रवा की लगभग 65% वहां की रही है वोटिंग की। साथ साथ में हम 52 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, 70% वहां पे जो अभी तक हमारे पास आंकड़ा पहुंचा है वहां पे 70% जो है वहां पे पोलिंग हुई है। 53 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है लगभग 74 के करीब वहां पे परसेंटेज सामने निकल के आई। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी इसमें आप देख सकते हैं कि आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 5 बजे के बाद 6 बजे तक इसकी टाइमिंग थी। 6 बजे हमने देखा कि जो ईवीएम मशीन्स हैं वो उनको बंद कर दिया गया, सील किया गया। अब उनको यहां से डिग्री कॉलेज की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। तो 8 तारीख को जब उनको खोला जाएगा तो देखना होगा ये सहरा किसके सर पे लगता है। जी बस एक छोटा सा सवाल वसीम गट्टू, उसके बाद हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, मैं उनके पास भी जाऊंगा। कौन से मुद्दे थे, क्योंकि आपने युवाओं से भी बात की, महिलाओं से भी बात की, बच्चियों से भी बात की, कौन से मुद्दे थे जिसपे आज आवाम निकली? क्योंकि इतनी अच्छी वोटिंग परसेंटेज हुई है तो कुछ तो लोगों के दिल में था जिसके कारण लोग घरों से निकले और वोटिंग की। वसीम, देखिए जब मैंने यूथ से बात की उन्होंने बताया कि बेरोजगारी के लिए हम एक तो बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, काम नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ से कुछ लोग जब हमसे मिले, हमने उनसे बातचीत की, यूथ कम उम्र के बच्चे वो लोग थे, यानी कि 30, 35, 25, 26 साल के वो लोग थे। इनका मानना था कि जिस तरह से लद्दाख वो यहाँ से जाते हैं तो उनको भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम मिल सकता है। जिस तरह से प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहां पे उन लोगों का काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, एक तरफ से महंगाई काफी ज्यादा देखी जा रही है। वहीं पे हमने कुछ बच्चों से बात की, उनका मानना है कि उनका भी यही है कि बेरोजगारी जहां पे देखी जा रही है, कोई नई चीज डेवलपमेंट को लेके बात जहां पे उन लोगों ने की कि डेवलपमेंट काफी ज्यादा होनी चाहिए। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से बताऊं, अभी तो अंधेरा है, डिप्टी कमिश्नर डोडा का ऑफिस है। आज से लगभग 10 से 11 साल पहले यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया गया था। अभी भी आप देख रहे हैं कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं अगर कोई सरकार होती, अगर एमएलए होता, वो जरूर इस पे सवाल उठाता और साथ साथ में इस पे काम भी किया जाता। तो मुझे लगता है कि जहां पे अगर अब आने वाले टाइम में एमएलए चुना जाएगा तो एमएलए जिस तरह से काम करता है, जिस तरह बखूबी आप जानते हैं कि शहर की परेशानी, डिस्ट्रिक्ट की परेशानी, इलाके के लिए बेहतरी, तो ये चीज अब आने वाले टाइम में मिल सकती है। एक जवाबदेही होती है और लोग जाकर अपने जो विधायक है, अपना नेता जिसको चुना है, उससे जाकर मिल सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते हैं बेहद सफलता पूर्वक जो पहले चरण का मतदान हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो हुआ है। जो वोटिंग परसेंटेज आई है 70% के आसपास आई है, वो बेहद अच्छी है और 24 सीटों पर ये मतदान हुआ है, काफी अच्छा मतदान। अब हमारे साथ कर्नल एसएस पठानिया जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सैनिक समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास चलेंगे, उनसे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद सर, थैंक यू समय देने के लिए, शुक्रिया सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद सर। सर एक जय हिंद तो आज जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी सर, क्योंकि जिस प्रकार से आवाम निकली
और जिस प्रकार से वोटिंग की, जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिला और सकारात्मक सोच लोगों के अंदर देखने को मिली, एक अलग दिशा में आज हमने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ते हुए देखा सर। 370 हटाने के बाद कई लोगों ने सवाल खड़े किए, बीच में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तब कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन आज लोगों के अंदर जो उत्साह था वो काबिले तारीफ था सर वोटिंग को लेकर। कर्नल पठानिया। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के जो 24 सीटों में इलेक्शन हुआ है वहाँ के तमाम अवाम को सल्यूट करता हूँ, और साथ ही मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी सल्यूट करता हूँ कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने ये इलेक्शन कराने का जो रिजॉल्व था उसको पूरा किया, और ये प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी जीत है। अभी इसमें से 2-3 चीजें बड़ी खुल के सामने आती हैं। सबसे पहले कि 10 साल बाद जो इलेक्शन हुए तो जनता जो है अपनी वोटिंग राइट का यूज करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी, और जिस तरह की जम्मू में आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई थी, और ये भी कयास लगा रहे थे कि क्या ये सही समय है इसके, उसके अंदर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। लेकिन आज वो विंडिकेट हो गया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने देश की सुरक्षा के लिए और खासकर प्रजातंत्र के सबसे बड़े पर्व की पूरी तरह से चौकसी और मुस्तैद है, और इसकी वो कैपेबल भी है। भारत एक सक्षम देश है। दूसरी बात जो खुल के सामने आई है वो ये है कि देखिए, बहुत सालों से ये डिबेट चलती थी कि कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल है या मिलिट्री है। तो कश्मीर के जो पॉलिटिशियन थे इसको वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम का रंग देते थे। अभी अगर आप देखें लोकसभा के इलेक्शन में जिस तरीके से वोटर्स का टर्नआउट हुआ, और अभी जो टर्नआउट हुआ है जिसको अनप्रेसिडेंटेड बोल सकते हैं, तो ये भी एक विंडिकेट हो गया है कि हमारी जो सोच है वो बहुत बड़ी है, और इसके सामने अगर पाकिस्तान बीच में कोई डिस्टर्ब करना चाहता था तो उसको नहीं कर पाएगा। अभी ये अगर ये मिलिट्री प्रॉब्लम है तो इसका हमें मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री प्रॉब्लम के अंदर आप पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो बेमानी सा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात हुई है। और दूसरा, इस पे अगर आप देखिए कश्मीर की जो भी सिचुएशन चल रही है, ये अभी 24 सीटों का चुनाव हुआ है और अभी 90 सीटों पे टोटल चुनाव होगा। तो अभी हम देखते हैं कि दूसरा चरण जो 25 का है उसके अंदर टर्न आउट कैसे होगा वोटर्स का, और उसके बाद 1 अक्टूबर को जो है। लेकिन जो चीजें सामने नजर आ रही हैं वो ये है कि टर्न आउट जो है वोटर का या वोटिंग की परसेंटेज जो है वो या तो और बढ़ेगी और या तकरीबन यहीं पे मेंटेन होगी। ठीक, कर्नल पठानिया, क्योंकि 370 हटने के बाद कई लोगों ने सवाल खड़े किए, कई मुल्कों ने सवाल खड़े किए, खासकर पड़ोसी मुल्क ने तो इंतहा कर दी थी। वो तो हर साल काला दिवस मनाने के लिए तैयार हो जाता है। आज जम्मू कश्मीर की आवाम ने क्या आज घरों से निकलकर और वोट डालकर ये अपना फैसला सुना दिया है कि वो हिंदुस्तान के साथ हैं और अब आगे बढ़ने के लिए वो लोकतांत्रिक तरीके से तैयार है? देखिए रंजीत जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हम देखें कि 370 और 35 की जब एब्रोगेशन हुई थी 5 साल पहले, तो उस समय जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, और अगर आप भी अभी भी देखें कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा देखते हैं, वो 370 को रिस्टोर करने की बात करते हैं। पीडीपी उनको सपोर्ट करती है। कांग्रेस वो साइलेंट मोड में है। साइलेंट मोड का मतलब है कि हम आपके साथ हैं। तो ये जो है अगेन एक दूसरा विंडिकेशन सामने ये आया है कि लोग 370 के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। मोर सो जब ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास हो चुका है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अब मोहर लगा दी है, तो जितने भी मैं डिबेट सुन रहा था ये कहते हैं जी आएगा, कहीं नहीं आएगा, वो खत्म हो चुका है, वो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है। और अगर हम ये सोचते हैं, और ये जो गवर्नमेंट आ रही है, देखिए एक बहुत अच्छी बात जो बीजेपी ने या एनडीए गवर्नमेंट ने की कि उन्होंने गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत एम्पावर कर दिया है। तो ये जो गवर्नमेंट बनेगी इसका उतना दबदबा भी नहीं रहेगा और सारी डिसीजन के लिए इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे तक जाना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इन लोगों को अगर आप इनका इतिहास देखें, जब ये 370 का एब्रोगेशन हुआ तो महबूबा मुफ्ती जी ने क्या दिया था कि तिरंगा को कंधा देने वाला यहाँ कोई नहीं बचेगा।
उसके बाद ये अभी ऑटोनॉमी की बात करते हैं, दैट विल गो बैक टू 53 जहां तक एनसी का सवाल है। तो ये सारी चीजें पूरी तरह से जनता ने इसको नकार दिया है और जनता जो है वो इनके बहकावे में नहीं आएगी। और एक और जो एंगल इंजीनियर रशीद की जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है वो अभी देखिए क्या करती है कि लेकिन जब लोगों का, बिकॉज कई बार जो ज्यादा जी कर्नल पठानिया, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतनी पावर दे दी गई है कि गवर्नमेंट को हर फैसले के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, तो फिर क्या जो लोगों ने गवर्नमेंट चुनी है फिर वो लोगों के साथ मजाक नहीं होगा जो आप कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो अपनी लिए गवर्नमेंट चुनी है और उनको फैसलों को ही अगर नहीं माना जाएगा, जो आप कह रहे हैं सर, मैं आपकी वर्डिंग को ही रिपीट कर रहा हूं सर। हाँ, मैं आपके साथ सहमत हूँ। देखिए, एक लोगों ने तो अपनी कहावत गवर्नमेंट है चुनी, कि अपना सीएम चुना, अनप्रेसिडेंटेड। तो सर्वोपरि तो वो होगा ना सर। देखिए, इसमें जो मेन बात जो निकल के सामने आती है वो ये है कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस they warrant unprecedented kind of solution also। अब इसमें आप देखिए, अभी तक जो चल रहा था यहाँ पर वो ये था कि पिछले 7 साल से जनता के पास कोई हक नहीं था कि वो किसको अप्रोच करे। जहां तक गवर्नेंस का सवाल था उसके अंदर ना ट्रांसपेरेंसी थी, ना अकाउंटेबिलिटी थी, और जनता जो है वो पिस रही थी। क्योंकि आप अगर ब्यूरोक्रेसी के पास चले जाते हैं तो उनके पास आपको एंटरटेन करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं था। सारे डिसीजन जो है प्रेसिडेंट रूल में दिल्ली से आ रहे थे। अभी कम से कम जनता को जब अपना चुना हुआ प्रतिनिधि मिलेगा तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो भी उसको कंट्रोल कर रहा है उसके ऊपर दबाव तो आ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चीजें ये सामने होंगी सबके। तो ये जनप्रतिनिधि को जो मैंडेट मिलेगा वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उसके बाद अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी नहीं सुनता है तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो प्रोटेस्ट कर सकती है इसके खिलाफ। अभी आप देखें जो दिल्ली का मॉडल है या पौंडीचेरी का मॉडल है वो भी इसी टाइप का मॉडल है। तो उसमें हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है वहां पर। दिल्ली गवर्नमेंट पांडिचेरी की नहीं, लेकिन दिल्ली में हमने बहुत परेशानियां देखी है, एक टकराव देखा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो टकराव जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा सर? बिल्कुल देखने को मिलेगा। देखिए, जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं और डेमोक्रेसी के अंदर जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी कोई पेशोरफ्त नहीं चलती है तो उनके पास क्या ऑप्शन रखता है। आपने ये भी देखा होगा कि इवन वेस्ट बंगाल स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है वो धरने पे बैठती हैं, केजरीवाल थे वो धरने पे बैठते थे। तो ये टूल है डेमोक्रेसी में जिससे आप अपनी आवाज और अपनी आवाज पहुंचानी किसको है। देखिए, डेमोक्रेसी क्या है? इट्स ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब बीच में आपने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो सिस्टम जो है कितना एफिकेसी उसके अंदर रहेगी, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि जो अभी पिछले 7 साल से यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पे अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन, पीपल रिप्रेजेंटेशन थ्रू ए इलेक्टेड एमएलए और एमएलसी वॉट एवर इट इज देयर, उससे सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। ओके, उससे सिचुएशन बेहतर होगी, क्योंकि अभी मेरे से सहयोगी वसीम गट्टू मेरे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि जहां पर वो खड़े हैं उससे पीछे कमिश्नर का ये है जहां पर ईवीएम रखी जानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और ऑफिस उनका बन रहा है। कह रहे हैं कि 10-12 साल हो गए ऐसे ही काम चल रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन क्या जो अब विधायक चुनकर आएंगे, जनता उनको चुनेगी तो एक जवाबदेही तय होगी, वो जाकर उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उनके सामने उठा सकते हैं। लेकिन फिर घूम फिर कर वही सवाल आ जाएगा कि जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो सब कुछ करता हूं लेकिन उपराज्यपाल मुझे मेरी फाइलों को साइन ही नहीं करते हैं सर। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। उमर अब्दुल्ला पहले इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे और उनका जो लॉजिक था वो ये था कि अगर मैं कल को मुख्यमंत्री बनता हूं और मेरे को अपनी एक चपरासी की अपॉइंटमेंट के लिए जो गवर्नर के पास अपनी फाइल भेजनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स देखिए, जो भी पावर में होता है उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती। अभी ये कोई ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप तो चलेगी नहीं। आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। तो जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हो वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है और चुनी हुई गवर्नमेंट के लिए, नो मैटर हाउ कटेल पावर दे हैव, ही इज अकाउंटेबल। तो वो जो खुला खेल फरुखाबादी की जो बात चलते हैं वो बंद हो जाएगा और ये जनता के हित में होगा और जनता के जीवन में से पॉजिटिव बदलाव भी आएगा।
ओके, बस एक और सवाल जो मैं आपसे समझना चाहूंगा। 370 के पहले भी कई सरकारें चुनी और हम देखते थे कि 10 या 15% वोटिंग होती थी और उसी में सीएम चुन लिया जाया करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 60% से भी ज्यादा वोटिंग हो रही है। तो कितनी तब्दीली आप आवाम के अंदर देख रहे हैं? कैसे आप देखते हैं जो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर की एक सोच बदली है, खासकर युवाओं की? देखिए राजेश जी, मैं 5 साल से भी पीछे जाऊंगा। कश्मीर के अंदर या जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है। अगर आप देखें, पावर किसके हाथ में रही? अब्दुल्ला के हाथ में, उसके बाद मफ्ती के हाथ में, एक बार 2.5 साल के लिए 3 साल के लिए कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद आए। तो सारी जो पावर है वो कश्मीर सेंट्रिक है। जम्मू रीजन इसके बीच में पिसता रहा है। 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होने के बावजूद भी व्हेन कंपेयर टू कश्मीर रीजन विच इज जस्ट 16,000, तो जम्मू के लोगों के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है और जो इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी सेंटर में थी, बिकॉज बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद भी जो अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ कश्मीर सेंट्रिक है वो जारी रही है। उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, टूरिज्म में देख लीजिए आप, तो जिस समय आप इस समय सब बढ़ के बात करते हैं कि टूरिज्म के अंदर 2 करोड़ लोग हैं या 1.5 करोड़ लोग हैं। जम्मू के अंदर एक सन्नासर बहुत ब्यूटीफुल जगह है, पिछले 70 साल में वहां रोड नहीं बन पाई है। तो ये चलिए सर, और ये अगर आप नौकरी के अंदर, देयर आर सो मेनी इश्यूज जी, ये नाराजगी का कारण रहा है लोगों के अंदर। लेकिन शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातें पहलू रखने के लिए। शुक्रिया सर इसका। जम्मू कश्मीर में बेहद सफलतापूर्वक पहले चरण का मतदान हुआ है। 60% से ज्यादा जो वोटिंग हुई है उसे बहुत अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि जिस तरीके सफलतापूर्ण तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव को कंडक्ट किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन नतीजे क्या होंगे उसके लिए हमें 8 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। तो मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ। कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन ये देखने के बाद बीजेपी घबरा गई है। जहां से में मत आइए, उनकी सरकार आई तो आरक्षण को हटा। लोगों का जो हक है, हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमानों के लिए कश्मीर एक सिग्नल होती है। यहाँ पे 5-5 लाख वोट ज़्यादा गिने गए, कई जगहों पे कम गिने गए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ जो बिहेवियर है, इट्स फुल ऑफ प्रेजुडिस, इट्स फुल ऑफ बायस। जब रिपोर्ट कार्ड में फेल लिखा हुआ है तो उनको कहीं ना कहीं लोगों का दिल बहलाने के लिए कुछ तो बात करनी है।